कांग्रेस या बीजेपी किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए हैं, ये आपने कभी सोचा है? अब देखिए, जब भी चुनाव आता है या टीवी डिबेट होता है तो एक पक्ष चिल्लाता है 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तो वहीं दूसरा पक्ष तुरंत जवाब देता है व्यापम घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला और राफेल घोटाला। लेकिन अगर निष्पक्ष होकर तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो सच क्या है? किस सरकार के दौर में सबसे बड़े घोटाले सामने आए हैं और किस सरकार के दौर में घोटालों के तरीके चेंज हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम किसी पार्टी का पक्ष या किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आंकड़ों की, कैग के रिपोर्टों की, अदालत के फैसलों की और भारत के इतिहास के उन प्रमुख घोटालों की जिन्होंने भारतीय राजनीति का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। लेकिन इससे पहले अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, जब हम स्वतंत्रता के बाद या विशेष रूप से यूपीए के 2004 से लेकर 2014 की बात करते हैं तो उस समय भारतीय मीडिया उस दौर को घोटालों का दौर कहती है। कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने उस समय देश में तहलका मचा दिया था। तो आइए इन प्रमुख घोटालों को देखते हैं जिनके आरोप कांग्रेस सरकार पर लगे हैं। उसमें सबसे पहला है 2G स्पेक्ट्रम मामला 2008 का। ये भारत के इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक है। कैग की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि पहले आओ की नीति में भारत को लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हालांकि 2017 में सीबीआई अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण जितने भी आरोपी थे सबको बरी कर दिया था, लेकिन इस मामले में सरकार की विश्वसनीयता को काफी भारी नुकसान हुआ था। दूसरा है कोयला घोटाला। 2012 में कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 से लेकर 2014 तक कोयला खदानों की जो नीलामी हुई थी वो पारदर्शिता तरीके से नहीं हुई थी। इससे निजी कंपनियां जो थी उनको काफी प्रॉफिट हुआ था और सरकारी खजानों को लगभग 1.86 लाख करोड़ का नेशनल लॉस हुआ था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 200 से अधिक कोयला आवंटनों को रद्द कर दिया था। तीसरा है कॉमनवेल्थ गेम्स CWG 2010 का घोटाला। 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में काफी धांधली का आरोप लगा था। खेल से जुड़े इक्विपमेंट, टिकटों और बेसिक चीजों में काफी धांधली के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में लगभग 70,000 करोड़ का हेरफेर माना गया और इसमें कई अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा था। चौथा है बोफोर्स घोटाला 1987 का। अगर इतिहास में हम थोड़ा पीछे जाएं तो राजीव गांधी के समय स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से तोपों की खरीद में 64 करोड़ रुपए की दलाली के आरोप लगे थे, जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। इन घोटालों की सबसे खास बात यह है कि ये सीधे मीडिया के जरिए या कैग के रिपोर्ट के जरिए या सड़क पर हो रहे अन्ना हजारे आंदोलन के जरिए बाहर आए थे। अब आते हैं दूसरे पक्ष की तरफ। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी ये दावा करती है कि उसके ऊपर किसी भी तरह का घोटाला का आरोप नहीं है, मतलब उनके कार्यकाल में कोई भी बड़ा स्कैम नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष और कई RTI कार्यकर्ताओं ने एनडीए शासनकाल में कई नीतियों और मामलों को लेकर सवाल उठाए हैं, और उसी में से पहला है इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद। 2014 में शुरू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड परियोजना सरकार ने चंदे को पारदर्शिता तरीके से रखने के लिए किया था, ये सरकार का कहना है। लेकिन 2024 में अदालत ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा लीक हुआ तो ये पता चला कि इसके जरिए जो कंपनियां लॉस में चल रही थी या जिन पर ED CBI की जांच चल रही थी उनके जरिए भी राजनीतिक पार्टियों को काफी चंदा मिला है। विपक्ष ने इसे संस्थागत भ्रष्टाचार का नाम दिया। दूसरा है व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश का। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित मेडिकल परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधलेबाजी हुई। इस मामले में कई संदिग्ध मौतें भी हुई और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। तीसरा है राफेल विमान सौदा विवाद। फ्रांस से 36 राफेल विमान की खरीद में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने जरूरत से ज्यादा ही पैसा दिया है राफेल के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और कैग की रिपोर्टों ने इस मामले में कोई गड़बड़ी न मिलने के कारण इसको हरी झंडी दे दी थी। चौथा है बैंक डिफॉल्ट और भगोड़े कारोबारी। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे बड़े कारोबारियों का भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लोन लेकर यूं विदेश भाग जाना राजनीतिक विवादों का कारण बना। अब विपक्ष का यह आरोप था कि ये निगरानी प्रणाली के कमी के कारण ये सब हुआ। तो अब ये दोनों कार्यकाल देखने के बाद ये सवाल उठता है कि इसमें अंतर क्या था दोनों में। तो कांग्रेस के समय घोटाले मुख्य रूप से संसाधनों के प्रत्यक्ष आवंटन और सार्वजनिक धन की सीधी बर्बादी से जुड़े थे। बीजेपी के समय भ्रष्टाचार के आरोप, नीतियों, चुनावी चंदे की व्यवस्था या बैंकिंग, NPA और कॉर्पोरेट साठगांठ से जुड़े हुए थे। देखिए, यूपीए सरकार में कैग, न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया के कारण
घोटाले सामने आ रहे थे। एनडीए काल में डिजिटल गवर्नेंस के कारण निचले स्तर पर बिचौलियों की भूमिका कम हुई है, लेकिन बड़े नीतिगत फैसलों पर आरटीआई और संस्थागत को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। यदि आंकड़ा और कागजी नुकसान को देखें तो कांग्रेस के यूपीए काल में स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले के कारण ये ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो भ्रष्टाचार सिर्फ एक पार्टी की तरफ ही नहीं रहा है। अंतर सिर्फ इतना रहा है कि एक दौर में घोटाले ढिलाई और सीधी लूट के कारण सामने आते थे और दूसरे दौर में नीतियों और राजनीतिक फंडिंग के कानूनी ढांचों पर सवाल खड़े हुए हैं। अब आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट जरूर करिए।